सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम कवर कर रहे थे 100 बेस्ट टिप्स फॉर आंसर राइटिंग फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल। ठीक है, तो उसी कंटिन्यूटी में आते हैं नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द पेपर GS3। ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है हमें पता है। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट भी आता है। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स पे देखेंगे हम कैसे इन्वेंट कर सकते हैं कि यूनिकनेस इन आर आंसर्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इकोनॉमी लैंडमार्क पिलर है। ठीक है, तो हमें देखो हमेशा याद रखना है कि कोई ना कोई ऐसा प्रोफेसर चेक कर रहा हो कि जो बहुत सारी कॉपीज को 500 कॉपीज को चेक करके आ चुका, क्योंकि देर आर 14,000 स्टूडेंट्स, है ना। अब बहुत सारे प्रोफेसर लगभग 100-200 कॉपी चेक कर चुके हो, तो दे सीक फॉर परफेक्शन। उनके दिमाग में एक क्लैरिटी आ जाती है कि नहीं, दिस इज द मॉडल आंसर। उनके पास कोई यूपीएससी ऐसा कोई मॉडल आंसर नहीं देता है, उनकी नॉलेज से उनको देखना होता है कि हाँ दिस इज आर मॉडल आंसर। जैसे अगर मैं बताऊं कि अभी अभी रिसेंटली मैं 10-15 दिन की कॉपीज अगर चेक करता हूं कोई टेस्ट सीरीज की या कोई अपने आंसर राइटिंग ग्रुप पे, तो कुछ 5 या 6 कॉपीज के बाद सॉरी आई रियलाइज कि नहीं यार, ये सही कॉपी है और ये अच्छी कॉपी नहीं है ना। तो इसको मैं 3 दूंगा और इसको 4.5 दूंगा। तो ये जो मॉडलिंग है, मॉडलिंग ऑफ बेस्ट आंसर, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स प्रेजेंट इन योर माइंड, इन द एग्जामिनर्स माइंड। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं कि अपना इकोनॉमी से। इकोनॉमी में क्या क्या होता है। इकोनॉमी में आप देखो, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं प्रीलिम्स में, उनको यूज करना सीखो। जैसे कि पाई चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएशन ऑफ एनीथिंग लाइक जीडीपी। जैसे आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो, इकोनॉमिक सर्वे में आपने देखा ना कितने ग्राफ देते हैं, कितने ग्राफ्स होते हैं। ये हिस्ट्री में ऐसे क्यों नहीं होता है कि ये जो ऐसे ऐसे टाइप के ग्राफ हिस्ट्री में तो नहीं दिखाते हो कि यहाँ पे जीडीपी और ये ईयर बढ़ रहा है, बिकॉज इट इज इकोनॉमिक कंसेप्ट, स्टैटिस्टिकली हम लोग शो करते हैं। सो सॉरी, in the economy subject we can show it यार, और we must show it because in the NCERT, in the economic survey, in the budget, these things are present। तो हम भी ऐसे अपने आंसर में डाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं कुछ दिखाता हूं और मान लीजिए और कुछ दिखाना है, इन्फ्लेशन वेरिएशन, एम्प्लॉयमेंट वर्सेस इन्फ्लेशन का कैसे वेरिएशन है, इसी को तो हम फिलिप कर्व बोलते हैं ना, लैफर कर्व। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, अपने एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं, बट वी जनरली डोंट यूज इट। आप कोई भी टॉपर्स की या रैंडम अपने फ्रेंड्स की कॉपीज उठाओ और उनकी कॉपीज को खोल के देखो, जो बेसिक एनसीईआरटी में चीजें पढ़ते हैं, वी डोंट यूज इट बिकॉज मार्केट इज सो बिल्ट। वो आपको एक नया कंटेंट मेंस का देगी, आप यही यूज करते हो। बहुत आ रहे हैं ना, आप देखते हो प्रहार, हथियार, ठीक है, औजार, ये बहुत सारी चीजें आ रहे हैं। दीज ऑल आर गुड, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीवन्स क्वालिटी, बट आप अपने बेसिक्स को भूल जाते हो, दैट इज एनसीईआरटी। आप उसकी नॉलेज को ऑलरेडी अपने प्रीलिम्स में पढ़ा है, तो आप क्यों यूज नहीं करते हो यार। ये आप बताइए। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ कंटिन्यू करते हैं, कहाँ पे छोड़ा था। तो जो फिलिप कर्व है, आप किसी की कॉपीज को चेक करना है, फिलिप कर्व को एक मेंशन करना है, लाफर कर्व मेंशन कर रहा है। जैसे अगर मैं आपको चलो सपोज एग्जांपल बताऊं कि मैं कुछ पढ़ रहा हूं और मैं एम्प्लॉयमेंट पे बात कर रहा था, और मुझे पता है एम्प्लॉयमेंट और फिलिप कर्व का वेरिएशन क्या रहता है, आपको भी लगभग पता होगा। अनएम्प्लॉयमेंट वर्सेस फिलिप कर्व ऐसे करके कुछ इन्वर्टेड नेचर बनता है। ठीक है, आप कहीं भी अनएम्प्लॉयमेंट डाल दो, अनएम्प्लॉयमेंट, और इसको बोल दो इन्फ्लेशन। दिस इज नथिंग सो कॉल्ड फिलिप कर्व, बी रीड इन बेसिक एनसीईआरटी। ठीक है, अब मैं अपने आंसर राइटिंग में ये बना नहीं रहा हूं। ठीक है, या अगर मुझे करना होगा तो मैं बोलूंगा कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, देन फिलिप कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, है ना। जैसे ऐसे ऐसे शिफ्ट टुवर्ड्स राइट होता जाएगा। मैं उसको छोटा सा बना भी दूंगा अपने पॉइंट में। एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो बोलेगा कि यार इसको थोड़ा इकोनॉमिक स्टडी की नॉलेज है इस आदमी को। ठीक है, क्योंकि जनरली आदमी बोलेगा कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है तो मतलब कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ऐसे ऐसे करके तो जनरली लोग बोलते जाते हैं, बट आई एम प्रूविंग स्टैटिस्टिकली, राइट, विद द हेल्प ऑफ फिलिप कर्व। मैं उसको नॉलेज को यूज कर रहा हूं। तो ये सब चीजें आप यूज करना सीखो। ओके, जीडीपी के वेरिएशन और ये सब इन्फ्लेशन वगैरह ये सब आप दिखाओ। नाउ सॉरी यार, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ, ये मेरे कोई ना कोई नोट्स का होगा, जैसे GS3 देखो, ये नोट्स लिखा है ना, माइक्रो नोट्स एक्चुअली इट इज। ठीक है, कभी 22 के बने हुए, सॉरी यार, कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। हाँ, कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया का बात है, जैसे कि जो नेशनल सप्लाई है वो इतनी है ना, और रिक्वायर्ड कैलोरीज अपने पास ये है,
और रिसीव्ड कैलोरीज जो है मतलब कि जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन एंड ऑल, वो ये। तो आप देखो वही सिमिलर चीज को, जैसे नेशनल सप्लाई तो ज्यादा आ रही है और रिक्वायर्ड उससे कम है, और लेकिन जो अवेलेबल क्या है, अब ये 2 और 1 क्या है, देखो यहाँ पे दिख रहा है रूरल रिच और पुअर रूरल, मतलब कि गरीब के पास कम है और रिच के पास ज्यादा होती है। तो मतलब मैं इम्प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज एक्सेसिबिलिटी का इशू है कि कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन फूड सप्लाई का मैं बता सकता हूँ। फूड सिक्योरिटी टॉपिक है, उसमें मैं ऐसे बता सकता हूँ। तो ऐसे आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, ग्राफिकली आपको समझाना पड़ेगा। इकोनॉमी की बात खत्म हो गई। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, देखो मैं हर पेपर में आपको एक एक चीज बता के आया कि बड़े बड़े स्कॉलर या जैसे इकोनॉमिस्ट हैं यहाँ पे आप लिखो, वरना हम GS2 में हमने बताया था कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट के नाम लिखो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे कि ये अभिजीत बनर्जी हैं, नोबेल नोबेल लॉरेट है, आपको पता है। अमर्त्य सेन है, एस्टर डफलो है, इनकी जो वाइफ है ना। गीता गोपीनाथ जी हैं जो IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट है, आई थिंक अभी भी हैं, देख लेना आप, कंफर्म करना। तो ये सब चीजों का आप नाम बताओ तो आपको आपका वही रिच हो जाएगा। हम टुवर्ड्स +1 मार्क की तरफ जा रहे हैं तो रिच हो जाएगा आपका, ठीक है। हम GS2 के पेपर में आपको बहुत एक्सप्लेन कर चुके हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ कोटिंग दीज फेमस पर्सनैलिटीज। यू शुड ड्रॉ सम यूनिक डायग्राम। डायग्राम की कितनी बातें मैंने करी हैं, वो केवल डायग्राम नहीं है, देयर आर द मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स लाइक फॉर कोऑपरेटिव। आपको सब कुछ लोग पता है कि कोऑपरेटिव क्या होता है, बट मैं डायग्रामेटिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि कोऑपरेटिव को मेरे को डायग्राम के थ्रू समझाओ, क्या बता सकते हो? सपोज मैं ट्राई कर रहा हूँ, सपोज कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि सपोज मैं 2 वे में आपको चलो बता रहा हूँ। चलिए ये है कुछ, ये व्हीकल है, दिस लैंड है, दिस इज ग्रेन्स हैं, लाइक, एंड सपोज दीज आर आइटम्स फॉर फार्मिंग, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं इनको ऐसे कर दूं, इन सब चीजों को ऐसे लगा दूं, ये मान लो ट्रैक्टर हो गया, ये है, ये कुछ इक्विपमेंट हो गए, कुछ भी ये जो सीड्स हैं, और भी कुछ मैं बता दे रहा हूँ। दीज आर द फार्मिंग इक्विपमेंट्स। है लैंड भी हो सकती है कुछ, ठीक है, मैं लैंड लिख दूंगा यहाँ। अब ये अगर मिलके लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव ये अभी क्या था, अलग अलग सारे फार्मर्स अपना काम कर रहे थे कि किसी के पास कुछ है, किसी के पास ट्रैक्टर है, किसी के पास लैंड है, किसी के पास अच्छे सीड्स है, हम मिलके कोऑपरेशन में काम कर रहे हैं। दिस इज अ कोऑपरेटिव। अगर मैं ऐसे भी ना बनाना चाहूँ, चलो अगर आपको कॉम्प्लेक्स हो रहा ना, आपके पास टाइम नहीं है, जैसे मैं अपने नोट से नहीं दिखा सकता, वरना ये मैं बहुत ब्यूटीफुली बना रखा था, अभी वक्त नहीं है, मैं आपको नोट से दिखाता, बट मैं चलो दोबारा आपको बताने का ट्राई करता हूँ। सपोज दिस इज लैंड 1, लैंड 2, लैंड 3, लैंड 4। मैं लिखूंगा फार्मर 1, फार्मर 2, फार्मर 3, फार्मर 4। ये अलग अलग है। मैं यहाँ पे बोल दूंगा डिस्ट्रीब्यूटेड फार्मिंग, और फिर इनको मैं एक लैंड में कन्वर्ट कर दूंगा, एक में F1, F2, F3 एंड F4। तो दिस इज अ कोऑपरेटिव फार्मिंग। मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिस्ट्रीब्यूटेड फार्मिंग। बात समझ रहे हो ना? तो आप ऐसे बता दो कि कोऑपरेटिव फार्मिंग आप देखो रिप्रेजेंट कर रहे हो थ्रू डायग्राम, तो मतलब आप उसको एग्जामिनर को तो आप जो हार्डवर्क है, जो पढ़ेगा आपके लैंग्वेज को, उसको बचा रहे हो, उसके लिए आप कंफर्ट दे रहे हो। अगर आप किसी को कंफर्ट दोगे तो ही विल बी हैप्पी, ही और सी विल बी हैप्पी, ठीक है। तो ऐसे आप ना कोऑपरेटिव बता, बहुत सारी चीजों में आप खुद से इन्वेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपने बता दिया। सिमिलरली फॉर एग्रीकल्चर वेरी स्पेसिफिक टॉपिक्स आर गिवन इन द मेंस। सिलेबस आप चेक करो, सब्सिडीज और वही छोटी छोटे टॉपिक, हैंस डू द स्पेसिफिक प्रिपरेशन। क्या होता है, मार्केट में बल्क मटेरियल अवेलेबल है, पूरा आपको एग्रीकल्चरिस्ट बना देगा वो, ठीक है। आपको उतना पढ़ना ही नहीं है यार। आप हर टॉपिक का, जितने भी टॉपिक है मेंस में, एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, फोर्थ टॉपिक, इनकी सबकी स्पेसिफिक स्टडी करो और इन सब पे बेस्ट कंटेंट निकालो। जैसे कि कैसे, हियर यू नीड टू मैनी रिपोर्ट्स, नीड टू हैव मैनी रिपोर्ट्स। एग्रीकल्चर की बात चल रही, इकोनॉमी की हमने बात कर ली है, अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर की हमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस उसमें देनी है, क्योंकि हम लोग एग्रेरियन कंट्री हैं, राइट। द इंडिया इज अ एग्रेरियन कंट्री, मींस एग्रीकल्चर बेस्ड, है ना। तो इनमें आपको सजेशंस थोड़ा सॉल्यूशन ओरिएंटेड देना पड़ेगा। जैसे केस स्टडी है फॉर इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर, लेट मी टेल यू सम केस स्टडीज। देयर इज अ विलेज हिवारे बाजार इन महाराष्ट्र, दे डिड वेरी ब्रिलियंट वर्क। कैसे किया, क्या किया, इस पे नहीं जाते हैं। मिशन ककतिया, यू नो इट, फ्रॉम तेलंगाना, राइट, दिस फॉर रिजोनेटिंग सम वाटर रिसोर्सेज जो सूख गए उनको खजाने के लिए। पानी बचाओ पैसा कमाओ, पंजाब की एक योजना है। यंत्रदूत विलेज मॉडल, मींस देयर इज समथिंग सो कॉल्ड यंत्रदूत, that is related to irrigation only. Raised bed farming for water efficiency, these all are for water irrigation, right? तो आप इनको कोट करोगे तो लगेगा कि ऑथेंटिक, बिकॉज ये सरकार प्रमोट कर रही है, ठीक है। आर्या एक ये रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर एक स्कीम थी, मतलब कि एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा दें, जनता आए उसमें, यंग पीपल शुड कम इनटू एग्रीकल्चर।
रिकमेंडेशंस मींस आपको बताना पड़ेगा कि हाउ वी कैन इंप्रूव द एग्रीकल्चर बाय कोटिंग द कमिटीज, लाइक ऑथेंटिक कमिटीज, द सरकार जो सरकार ने उनको बनाया, जैसे केलकर कमेटी ने एमएसपी पे बात करी है, डलवई कमेटी आप बताओ किस पे है, कमेंट करके गूगल करके जरा बताओ किस पे है, बता दो यार, सर्च करो। आप सोच रहे हो अगर कौन करे, वीडियो देख ले तो करो, इससे ही आपको कभी आप भूलोगे नहीं, ठीक है। मेरे को कुछ ट्रिक्स याद है, डलबई कमी से डबलई, डबलई, ठीक है। तो अब आप हिंट मिल गई, डबल करना, कुछ क्या है डबल करना, तो उससे रिलेटेड ये कमेटी है, बताओ क्या है। 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को कोट करो हियर इन द एग्रीकल्चर, यू मस्ट गिव सम वे फॉरवर्ड लाइक बाय कोटिंग सम कमिटीज एंड रिकमेंडेशन ऑफ आउट ऑफ इट, राइट। मेक अ लिस्ट ऑफ सेम, आप अपनी बना लो, हर केस स्टडी को इनकी लिस्ट बनाओ। Also, you can also quote some best international practices, not related to just तेलंगाना और मिशन का खेती, आप और भी कंट्रीज है, जैसे तलाया, आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली दिस इज तलाया इरिगेशन सिस्टम ऑफ इजराइल, दैट इज माइक्रो इरिगेशन टेक्निक। उसमें कुछ ऐसा होता है कि फार्मिंग में ना वो प्लास्टिक सीड्स डाल के ना कुछ इवेपोरेशन को कम करके वाटर सेविंग करते हैं, माइक्रो इरिगेशन इसी को बोलते हैं। तो माइक्रो इरिगेशन ऑफ इजराइल, क्योंकि वहां पे पानी कम है, आपको पता है ना, जो गोलान हाइट्स, गोलान हाइट्स पे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, वहां से इजराइल में आता है, इसको लड़ाई चल रही है पैलेस्टाइन और वो सब कुछ चल रहा है गाजा स्ट्रिप में, आप देख लेना क्या है। बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि इजराइल में जो माइक्रो इरिगेशन टेक्निक है वो इंडिया में लानी चाहिए टू सेव द वाटर, है ना। तो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम कोट करना जरूरी है कि भाई इंडिया का कैसे सुधार किया जाए, ठीक। Now coming to the next point, what is that is environment and disaster management. Use of NCERT concepts and diagrams. Example earthquake shadow zone, आपने पढ़ा है 20 आई थिंक 23 में भी क्वेश्चन आ गया था, पी वेव एस वेव का, ये सब आप पढ़ते हो, पता है। प्रॉब्लम ये है कि यू रीड ऑल दीज थिंग्स बट यू कांट अप्लाई, यू डोंट अप्लाई इन द आंसर्स, जस्ट यूटिलाइज योर प्रिलिमिनरी नॉलेज यार इन मेंस। मेंस क्या है आपको बताया ना, मेंस इज नथिंग बट डॉट कनेक्शन ऑफ प्रीलिम्स फॉर्डर पॉइंट्स। अगर आप इनको कनेक्ट कर दो ना आपस में, लिंकेजेस बना दो, दिस इज मेंस यार, दिस इज प्रीलिम्स फॉर्डर पॉइंट, ये आपके फॉर्डर है, रॉ मटेरियल है, इनको कनेक्ट कर दो, दिस इज मेंस। सो जैसे अर्थक्वेक शैडो जोन आपने पढ़ा है प्रीलिम्स में, ज्योग्राफी में 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी, उनको आप यूज करो ना, कहां पे कर सकते हो। अर्थक्वेक का एक टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट GS3 में, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। ये देखो शैडो जोन्स आपने पढ़े, मेरी वो रफ की प्रैक्टिस के ये सब है शैडो जोन, ये सब देखो, एपी सेंटर, रिक्टर स्केल, पी वेव एस वेव के ये डायग्राम अपने एनसीईआरटी में देखो, इनको बनाओ यार, वो नॉलेज दिखाओ, आपको पता है। देखो पी वेव कैसा चलता है, पैरेलल टू प्रोपोगेशन, एस वेव किससे चलता है, परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये क्वेश्चन आ गया था 23 प्रीलिम्स में। ये आप बनाओगे कितना ब्यूटीफुल लगेगा कि आपको नॉलेज है, लेकिन ऑथेंटिक जगह बनाना, जबरदस्ती नहीं कि अर्थक्वेक देखा आपने लगा दिया ये डायग्राम, वैलिड भी होना चाहिए ना कि अर्थक्वेक कैसे बनता है। ये सब अलग अलग डायग्राम है, शायद वोल्केनो का है, ये भी वोल्केनो से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए कुछ देखो आप फ्लड में ऐसे डायग्राम बना सकते हो, ये पढ़ाने का भी मन नहीं है बट देखो अर्बन फ्लड में कैसे बनता है कि ये देखो, जब फ्लड नहीं होती है तो देखो ग्राउंड में कितना वाटर चला जाता है, 50% के आसपास। अगर आपने कंक्रीटाइजेशन कर दिया, बिल्डिंग कर दी, तो ग्राउंड में 10% जा रहा है, क्योंकि रोड्स कंस्ट्रक्शन आपने कर दिया है ना, तो कैटास्ट्रॉफिक फ्लड हो जाता है। ये दिल्ली की फ्लड में, चेन्नई की फ्लड में यही हुआ था। क्लाउड बस्ट में ऐसे डायग्राम बना सकते हो, छोटे छोटे चीजें आप सब बना सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंसिव यूज ऑफ एसडीजी गोल। देखो ये वैल्यू एडिशन आप उसमें GS3 में और क्या क्या कर सकते हो, एसडीजी को तो जरूर लगाना है, क्योंकि सारे टॉपिक में ये एसडीजी वाला फिट हो जाता है, ठीक है। डीपीएसपी जैसे इन्वायरमेंट को अगर लगाना, तो इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन के लिए 48A कंक्लूड करके चले जाओ, एज इन्विसाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोटेक्शन ऑफ आवर इन्वायरमेंट वाइल्ड ग्राफ, जो वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वो हमारी फंडामेंटल जो डीपीएसपी में है वो भी है, और फंडामेंटल ड्यूटी भी है कहीं ना कहीं। फंडामेंटल ड्यूटी 51A G मीन्स ग्रीन, दिस इज द ट्रिक, ग्रीन रहना चाहिए सब कुछ। ऑब्वियसली यू मस्ट यूज NDMA होगा, ठीक है, NDMA गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेशंस, और ये UNISDR जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, वो बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, संघाई प्रिंसिपल्स है, ये आप कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। अब GS3 में देखो क्या वैल्यू एडिशन के लिए आप कर सकते हो, मैंने लिखा भी है, ये कहीं ना कहीं से पेपर मेरे को मिल गया होगा। GS3 में देखो डेटा भरो आपको ये सब रखना पड़ेगा, जैसे रिपोर्ट्स, चार्ट, ग्राफ, इकोनॉमिक लैंग्वेज टर्म्स लाइक क्राउडिंग आउट, दीज टर्म्स यू मस्ट यूज। कोड कर दो किस किस को, कोई बात को भाई अथॉरिटी देनी है तो ऑथेंटिकेट करना ना, कैग, CACP, कमिटीज, फाओ, यूनेस्को, 5 ईयर प्लान,
विशियस साइकिल्स, ये पुअर्टी कंपेरिजन चार्ट, बेन डायग्राम्स, ये सब आप बना सकते हो, ठीक है। GS3 की वैल्यू एडिशन की चीजें हैं। इसमें क्या है, मैं डायग्राम बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपको ड्राई लैंड कल्चर आपको दिखाना है। ड्राई लैंड कल्चर का देखो इंडिया के मैप पे दिखाओ कि दिस इन दिस एरिया, जैसे हिमालय साइड होता है, ये इस साइड होता है, राजस्थान साइड होता है, ठीक है। और क्या दिखा सकते हो, देखो एग्रेरियन डिस्ट्रेस कैसे है, देखो जैसे एरिया वाइज एग्रेरियन डिस्ट्रेस आपको इंडिया में अगर दिखाना है कि प्रॉब्लम एरिया में कहाँ है, जैसे यहाँ पे आप बताओगे कश्मीर साइड क्या हिल्स हैं, पुअर मॉडर्नाइजेशन है, यहाँ पे फॉल्टी एग्रीकल्चर, मतलब यूपी साइड बहुत जमीन से पानी निकालते हैं, जो जो अपना जो वाटर लेवल है वो डाउन जा रहा है, यहाँ पे राजस्थान साइड ड्रॉट प्रोन है, राइट। और इन द नॉर्थ ईस्ट पुअर मार्केट एक्सेस है, जैसे चाय वगैरह होता है बट हमारा मार्केट नहीं है, तो आप लोकेशन वाइज दिखा सकते हो। क्लाइमेट चेंज हजार्ड है, क्लाइमेट चेंज हजार्ड ईस्टर्न घाट में क्यों है, कुछ ना कुछ रीजन, चेन्नई है जैसे, जैसे कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट है एक्चुअली, क्लाइमेट चेंज से क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने साइक्लोन्स वगैरह आने, तो एग्रेरियन डिस्ट्रेस आ जाता है, तो उनके सॉल्यूशन भी आप ऐसे लोकेशन वाइज दिखा सकते हो। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, in the disaster management, here everyone will write same answer, you will check every, सबकी कॉपी एक ही दिख रही, सेम डायग्राम, ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट, सो हियर यू शुड इन्वेंट समथिंग न्यू टू फेच अ +1 मार्क, यू मस्ट शो द नॉलेज, यू मस्ट शो द डेटा, यू मस्ट शो द एनालिसिस। हाउ, देखो हमेशा ना वे फॉरवर्ड में कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है कि ये क्यों है इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, कैलेंडर इवेंट है इन द इंडिया द फ्लड्स, जैसे कोई कितनी अच्छी लाइन है, इन द इंडिया फ्लड्स आर अ कैलेंडर इवेंट, राइट। कैलेंडर इवेंट में हर साल आता है वो, तो उसको हमेशा कोई प्रॉब्लम को जब आए ना एग्जाम में, तो उसको वे फॉरवर्ड जरूर देना है। वे फॉरवर्ड डिजास्टर मैनेजमेंट ट्राई करो, दे दो, जैसे कि सेंडाई फ्रेमवर्क को का एक आइडिया है, बिल्ड बैक बेटर, है ना, तो इसको कहीं ना कहीं कोड कर दो। डिजास्टर रिस्क ऑडिट है, जोनिंग मैपिंग, ये सब चलता है। CBDM का मतलब होता है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब कि कम्युनिटी को आप बढ़ावा दो, क्योंकि वे फॉरवर्ड दे रहे हो, कल को आप एक DM बनोगे तो ये सब चीजें आपको दर्शाती हैं, दीज थिंग्स शो यू विल बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। NBS मीन्स नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, मीन्स जैसे कि मैं बता रहा हूँ फ्लड है, असम में क्या होता है, जस्ट अ मिनट, सो जैसे असम में क्या होता है, असम में जैसे अगर फ्लड आ रही है ना, तो देयर आर हाउसेज लाइक दिस, सपोज यहाँ पे वाटर फिल्ड अप है, तो यहाँ पे मैंने बम्बूस का एक घर बना दिया जो ऊपर है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग सो कॉल्ड नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, हमने बम्बूस को यूज कर लिया क्योंकि वहां बम्बू होते हैं। सपोज मैंग्रोव्स है, मैंग्रोव्स को हम साइक्लोन्स के लिए यूज कर सकते हैं एक तरीके से ये शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं साइक्लोन्स के लिए, है ना। तो ये क्या है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस है ना, इनको एक आप बैरियर की तरह यूज करो। PPPP मींस पब्लिक पीपल, और एक P और होगा पार्टिसिपेशन, ऐसे करके कुछ है ना, प्राइवेट पब्लिक पीपल पार्टिसिपेशन, ठीक है। NSS को यूज करो, NCC NGO, ये सब आपको लगाना पड़ेगा आपको आंसर में वे फॉरवर्ड देने के लिए। टेक्निकल सॉल्यूशंस कोई मॉडल दे दो, जैसे उड़ीसा का मॉडल फॉर साइक्लोन है, ठीक है, बहुत सारे कुछ है जो मैंग्रोव्स वगैरह यूज करते हैं, ये आपके आंसर में होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं वे फॉरवर्ड फॉर फ्लड। फ्लड के लिए आप देखो सेंटर स्टेट रिलेशंस के आप सही करो, कॉन्क्रीट लिस्ट में आपको डाल दो, मोर एफिशिएंट अर्ली वार्निंग सिस्टम, आई फ्लो सी फ्लो मींस चेन्नई में ये सब बनाया गया कि जल्दी से अर्ली वार्निंग सिस्टम, ड्रिप प्रोजेक्ट होता है वर्ल्ड बैंक का, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। इन्वायरमेंट में सोशल, ये सोशल लिखा है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कराओ, कुदुम श्री केरला, ये सब चीजें आप ना लगा। कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड क्या होता है, फॉरेन के डोनेशन से आप ले सकते हो। अब इंटरनेशनल सिक्योरिटी टॉपिक पे हम क्या क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें, ज्यादा नहीं करना है हमें कुछ। आपको क्या है, करंट का एक NSA का नेम कोट कर देना कहीं ना कहीं, कि उनकी कोई ना कोई रिकमेंडेशन देके चले आओ, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की गाइडलाइंस की तरह। UNSC को बताओ अगर कोई टेररिस्ट वगैरह की चीजें, तो ऐसे कहीं ना कहीं आप अपनी बातों को ऑथेंटिसिटी दो, मैप ड्रॉ कर दो, कोई ना कोई जो बॉर्डर के इससे रिलेटेड चीजें, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, ठीक है। तो ये था अपना GS3 का। GS4 को अब जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं अपन 15 मिनट में, क्योंकि हम GS3 पे पहले भी हमने काम करा है। देखो जो 10 मार्कर्स होते हैं GS4 में, वो ज्यादा जरूरी लगते हैं मेरे को। जनरली दैट क्वेश्चन विल बी इन सच अ वे आस्क्ड दैट यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द टॉपिक फ्रॉम वेयर इट इज बीइंग आस्क्ड। वो ऐसा कंफ्यूज करके बड़ा सा लिख के देगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ तो कि कहां से आया है, ठीक है। तो पहली मेरी रिकमेंडेशन यही है कि यू जस्ट मैप द टॉपिक फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, सिलेबस का टॉपिक दो, ठीक है, और उसका कंटेंट आपको टिप्स पे तुरंत के तुरंत सोच लो, और उसको तुरंत कीवर्ड्स में वहीं पे छोटा छोटा, कीवर्ड्स में नहीं, शॉर्ट में निमोनिक्स में लिख लो क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये तो पहला काम है।
you should be able to understand that from which topic it is being asked, right? Next point है high level of clarity होनी चाहिए आपको, in conceptual understanding होनी चाहिए in each and every theoretical topic like attitude, aptitude. You must know the what is the difference between attitude and aptitude, because अब मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि जो अभी आते हैं चेक कैसे होती है कॉपी, आपकी सीक्वेंशियल मैनर में होती है, क्योंकि अगर आप यही आप पढ़ोगे और ये पहले 10 से 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्कर्स, राइट? तो इनसे एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि हाँ इस आदमी के पास नॉलेज है, दिस पर्सन हैज द नॉलेज, हैज द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एंड व्हाट इज द केस स्टडी, दैट इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ दीज कंसेप्ट्स ओनली ना. सो अगर आपको स्टार्टिंग में ही आपने उसको इंप्रेस कर दिया, यस आई हैव द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, देन ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग द गुड मार्क्स इन केस स्टडी एज वेल. जनरली लोग 10 मार्कर्स को कंप्रोमाइज कर देते हैं बिकॉज केस स्टडीज आर लेंथियर पोर्शन. डोंट डू इट, दिस इज रॉन्ग अप्रोच, राइट? Now, a very good way of writing an introduction in ethics is to write with a definition. तो definition handy रखो. From definition here I mean with good keywords. आप ethics की definition normal ना लिख दो, आप public service का मतलब कि normal है, आपको एक अच्छी keywords में बातें करनी पड़ेंगी, 2-3 लाइन में अपना लिख दो. जैसे कुछ keywords जो है ना मैंने आपको दे रखे हैं, वही आप चैनल पे जाओ, जो अपना चैनल है टेलीग्राम पे @x_IAS, या अभी यूट्यूब पे नीचे लिंक होगी उसको कर लो, और सब्सक्राइब भी कर देना खड़े खड़े जब जा रहे हो तो चेक करने लिंक को, ठीक है? तो वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी. जैसे कि मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, ये जब आप वर्ड्स लिखोगे ना जैसे, तो अच्छा लगेगा यार. जैसे एथिकल एफिकेसी, मोरल क्लैरिटी, एथिकल प्रेरोगेटिव, इंटीग्रिटी मैंडेट, एथिकल स्टीवार्डशिप, तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ ये मैं इंटीग्रिटी पैराडिग्म, एथिकल अकाउंटेबिलिटी, मोरल रेक्टिट्यूड. तो ये छोटी छोटी बातों में ना आप पूरे सेंटेंस बचा सकते हो आप कीवर्ड्स में लिख के, ठीक है? नेक्स्ट द पॉइंट इज यूज ऑफ फिलोसोफर इन एथिक्स. जैसे कि आपको कुछ बात लिखनी है तो फिलोसोफर भी जो एथिक्स की तो बात करके है ना, हर टॉपर करता तो आपको करना पड़ेगा. जैसे कि गांधी का तलिस्मान, स्वामी विवेकानंद की जो नर सेवा नारायण सेवा फिलोसफी है, फिलोसफी ऑफ गीता जो से कर्मण्यवादी का रास्ते, मतलब कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो. You can also use constitutional philosophy by quoting DPSP article. For example, you can use SDGs in the environmental ethics, right? You can use 48A. You can use Article 14 for equality. You can use Article anywhere 15 gender discrimination के against, right? When it is not required, don't unnecessary write stakeholders. एक कोई example one of point छूट गया I think. हाँ, ये जो एग्जाम्पल्स है ना इनको ओवरडू नहीं करना है, बिकॉज एग्जाम्पल को बहुत सिस्टमैटिक मैनर में रखना है, बिकॉज देयर इज अ जनरल टेंडेंसी ऑफ फायरिंग द एग्जाम्पल हियर एंड देयर इन एथिक्स. लोग क्यों करते हैं? इट इज नॉट द गुड वे, बिकॉज मार्केट इज फ्लडेड. सो मार्केट इज फ्लडेड विद हंड्रेड्स ऑफ सच पीडीएफ हैविंग सच एग्जाम्पल. आप लिखते रहते हो, ठीक है? नो हाउ टू राइट अ गुड एग्जाम्पल इन अ शॉर्टर वे, ठीक है? लेट मी एक्सप्लेन यू. क्या करते हैं, जैसे सपोज मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया, कंपैशन का मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. कंपैशन का आप एक एग्जांपल डालते हो, बहुत लंबा चौड़ा सा एग्जांपल डालते हो कि एक साउथ में एक ये एस सुब्रमण्यम नाम का कोई आईएएस ऑफिसर था, उसने ये किया वो किया, फिर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, दिस इज वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ कंपैशन, ठीक है? वो आदमी पढ़ेगा ही नहीं, टीचर जो चेक करने वाला है वो कहेगा मुझे नहीं पता कि एस सुब्रमण्यम कौन है, उन्होंने क्या किया. वो समझ गया हाँ चलो आपने एग्जाम्पल लिखा है. रादर देन यू जस्ट राइट एग्जाम्पल की डेफिनेशन, कंपैशन की डेफिनेशन, देन यू राइट जस्ट फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा donors during COVID, or auto rickshaws were providing free rides for pregnant ladies और old age. तो कंपैशन यही होता है कि आप किसी की एम्पैथी से, किसी के लिए अगर कोई दुख है उसको खत्म करने के लिए एक ड्राइव भी इनिशिएट करो. तो ये देखो प्लाज्मा डोनर्स ने किया था, ठीक है? ये ऑटो वाला कर रहा है, तो इसमें एकदम से वो समझ में आ जाएगा उसको कि हाँ दिस इज सो कॉल्ड कंपैशन. यस, वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल, बिकॉज दैट पर्सन नोज हाँ इट हैपेंड एट दैट टाइम. तो ऐसा एक जनरल एग्जांपल लिखना, छोटा सा लिखना, बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं लिखना कि उसको एग्जांपल को एक पैराग्राफ ना बना दो, राइट? सॉरी. When it is not required, then don't unnecessarily write stakeholder. It is not necessarily that you must write stakeholder in every ethics question, right? Only when it is asked. So, right? Now, also in the conclusion, you can add some good government initiatives, because you should be pro-government person.
In conclusion, way forward, for suppose there is a sexual harassment case in a case study, then you should quote Visakha guidelines. You, for child labor, you should quote pencil portal. For female education, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप कोट कर सकते हो ऐसा, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये है, 2 पॉइंट्स, कि जनरली 10 मार्कर्स आर लेंथी क्वेश्चंस, यू मस्ट एड्रेस ऑल द पार्ट्स, कि उसमें क्या पूछा गया, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन ही होता है। अगर आप लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं तो कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे और उस पर उसमें आपको 2/10 मार्क्स मिलते हैं। ये इसमें कंसेप्चुअल आपको दिखाने हैं, मैं तो कहता हूँ इन्हीं को ही पहले अटेम्प्ट करो। इफ यू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन, दैट शोज दैट यू हैव गुड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू अप्लाई इन केस स्टडीज। तो एग्जामिनर को एक अच्छा पॉइंट जाए, बिकॉज वो लगभग आपने 1 से 1.5 घंटे केवल ये आपने 10 मार्कर्स लिखे, तो वो लगभग 15 पेजेस उसको पढ़ के जाएगा, 15 to 20 पेजेस इन्हीं का पढ़ के जाएगा, है ना, जो आपने लिखा है। फिर वो केस स्टडी पे लैंड करेगा, तो यहीं पे आप स्टार्टिंग में इंप्रेस कर लो उसको, राइट। सो यू शुड अटेम्प्ट 10 मार्कर्स वेरी केयरफुली, बिकॉज द कॉपी विल बी चेक्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर एंड 10 मार्कर्स विल बी चेक्ड फर्स्ट रादर देन केस स्टडीज। तो ही अंडरस्टैंड्स द लेवल ऑफ योर एथिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एथिकल, एंड केस स्टडीज आर नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ योर एथिकल एप्टीट्यूड। तो जो आपने एथिकल एप्टीट्यूड आपने स्टार्टिंग में दिखाया है इन 10 मार्कर्स में, वही प्रैक्टिकल पार्ट आप आगे बताने वाले हो, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि दिस पर्सन नोज कि एथिक्स के कंसेप्ट क्या है। अगर उसको यही नहीं, अगर आपने स्टार्टिंग में गलत चीजें कर दी, तो वो कहेगा केस स्टडी में आप उसको अप्लाई क्यों करोगे, बिकॉज द सिलेबस ऑफ GS4 सेज द केस स्टडीज ऑन द एबव टॉपिक्स। ऑन द एबव टॉपिक्स मींस जो कंसेप्ट आपके स्टार्टिंग में दे रखे हैं, उन्हीं को अप्लाई करना है आपको केस स्टडी में। सो यू शुड बी वेरी क्लियर इन द एथिकल एप्टीट्यूड, राइट। और एथिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये आपको 160 नंबर भी एक बार एक टॉपर को दिलाए, विशाखा मैम को दिलाए 160+ मार्क्स, राइट। ठीक है, चलिए तो यहां तक थे। अब अपने जनरल लोगों 20 से 30 पॉइंट्स बचे, वो अभी कवर कर लेंगे हम लोग, और PDF को इसको एंड कर देंगे, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आपको इससे 1% भी फायदा हो रहा है, इसको सब्सक्राइब की बटन दबा दो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाते रहें। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।